हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सौरभ यादव आपको ज्ञानेंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को जो क्लासें प्रोवाइड करा रहे हैं एयरफोर्स एक्स और नेवी AASSR NDA के लिए क्लासें चल रही हैं। फिजिक्स के मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए आप लोगों को, विमा और बेसिक जो यूनिट होते हैं, मात्रक होते हैं। आज हम आप लोगों को फिजिक्स का अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। फिजिक्स का अगला टॉपिक जो एयरफोर्स एक्स और नेवी AASSR के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आप उसका विधिवत अध्ययन कीजिए। हमने यूनिट पढ़ रखी है फिजिक्स में और विमा भी पढ़ रखी है। आज फिजिक्स का अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, बताएंगे गति के नियम क्या होते हैं, गति के नियमों के समीकरण क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? गति के समीकरण क्या होते हैं। तो अगला एक टॉपिक है ये हमारा फिजिक्स में, गति के समीकरण। क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन। आज हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण। तो गति के समीकरण पढ़ने से पहले हम कुछ जरूरी चीजें पढ़ें, कुछ जरूरी परिभाषाएं समझ लें। जैसे गति का समीकरण होता है तो गति के समीकरण में आप पढ़ेंगे कि विस्थापन, जैसे हम गति का समीकरण लिखेंगे तो वहाँ विस्थापन आएगा, वहाँ आपका वेग भी आएगा और आपका समय भी आएगा, है ना। तो हम ये जान लें कि क्या होता है विस्थापन, क्या वेग होता है, क्या दूरी, ये चीज़ें पहले समझ लें। जब ये चीज़ें समझ लेंगे तो गति के समीकरण समझेंगे, गति के समीकरण आ जाएंगे तो फिर ये बताएंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार हमारा पूछता है। तो सबसे पहले अगर हम कोई परिभाषा की बात करें इसमें, तो बता दो, अगर हम पूछ लें आपसे कि दूरी क्या होती है, क्या दूरी क्या होती है, तो अगर दूरी की बात करें तो हम यही कह दें कि अगर निश्चित समय में जो हम पथ की लंबाई यानी जो रास्ते की लंबाई तय करते हैं, किसी एक निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? दूरी। दूरी तो आप सीधे सीधे जानते हो कि जो आप रास्ते से चल कर आते हो वही आपकी क्या बन जाती है? दूरी बन जाती है। तो लंबाई ही एक प्रकार की क्या हो जाती है? दूरी। जिस आपने पथ को तय किया है तो उस पथ की लंबाई को क्या कह देंगे? दूरी कह देंगे। कह देंगे दूरी का मात्रक बता दो, तो दूरी का मात्रक आप लोग कह दोगे क्या? मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्योंकि लंबाई है और लंबाई का मात्रक मीटर, तो दूरी का भी मात्रक मीटर होगा। कह देंगे इसकी विमा बता दो, किसकी? दूरी की। तो दूरी की विमा कैसे? जैसे देखो अब रिलेटेड हम करते जा रहे हैं, आपको हमने मात्रक पढ़ा दिया है, विमा भी पढ़ा दिया। अगला टॉपिक आया तो इन दोनों चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ी है ना। तो मात्रक आपने बता दिया मीटर होता है और विमा क्या होगी इसकी? आप बता दोगे यल। क्यों? क्योंकि लंबाई ही तो दूरी है, जो लंबाई की विमा होगी वही दूरी की विमा होगी। तो ये हमने दूरी को समझ ली कि दूरी क्या होती है। अगर आपसे हम कह दें कि विस्थापन बता दो भैया क्या होता है? विस्थापन, ये सब आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम तो पढ़ तो लें, हम कहेंगे ये विस्थापन है, तो आप कहोगे कि विस्थापन होता क्या? पहले वो तो समझ लो ना। तो विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन ही एक दूरी होती है, ये लेकिन कम से कम दूरी होती है। आप जो पथ की लंबाई तय करके आते हैं, आप जहां से आए, जिस रास्ते से होकर आए, जो वो लंबाई होती है वो तो दूरी हो गई। लेकिन अगर आप यहाँ से अकबरपुर से आप पुखराया जाना चाहें, कहाँ से? अकबरपुर से आप यदि पुखराया जाना चाहें तो आप जो सबसे कम से कम दूरी होगी, जो हमारी सामने दूरी होगी, क्या जो कम से कम दूरी, माने उससे जो छोटी, मतलब उससे छोटी लंबाई पे आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। तो जो कम से कम दूरी होगी वही हमारा क्या होती है? विस्थापन होती है। तो अगर कोई व्यक्ति बिंदु A से चलकर B तक जाना चाहे, यदि कोई व्यक्ति A से चलकर B तक जाना चाहे, तो हम कह दें इसके जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं। अगर कोई रास्ता ऐसा है तो ऐसे से होकर पहुंच जाएगा, अगर कोई रास्ता ऐसे है तो यहाँ से भी पहुंच जाएगा। लेकिन ये सब दूरी है। लेकिन एक ये हमारा डायरेक्ट रास्ता है A से B तक पहुँचने में, ये भी तो दूरी है, लेकिन यही विस्थापन भी हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी ही विस्थापन होती है। तो हम विस्थापन को परिभाषित करें तो क्या कहेंगे कि जब कोई वस्तु है वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच की जो सरल रेखी न्यूनतम दूरी होती है वही हमारी विस्थापन होता है। क्या? जब कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति पर जाती है, जब कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति पर जाती है तो उस वस्तु द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी ही विस्थापन है। चली गई न्यूनतम दूरी ही हमारी विस्थापन है।
तो विस्थापन क्या है, दूरी है। तो विस्थापन के मात्रक की बात करें तो विस्थापन का मात्रक क्या बता दोगे आप लोग, मीटर बता दोगे। और विस्थापन की विमा की बात करें तो वो क्या बता दोगे, वो भी तुम्हारी यल होगी, क्योंकि वो भी हमारी क्या है, दूरी है। तो हमने समझ लिया क्या विस्थापन होता है, क्या दूरी होती है। अब अगर आपसे कहने कि चाल क्या होती है, चाल बता दो, तो चाल का फार्मूला क्या होता है, चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो अगर चाल की बात करें कि चाल क्या होती है, यानी स्पीड इसको बोलते हैं, स्पीड की बात करें तो क्या होता है, इसका फार्मूला होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर इसको हम परिभाषित करें, कोई व्यक्ति कहते कि चाल क्या होती है, देखो परिभाषा हम कैसे बनाते हैं, जो हमारा नीचे समय दिया इसको क्या मान लें, इसको मान लें 1 सेकेंड, टी बराबर कितना हो गया 1 सेकेंड। तो कोई वस्तु जो है 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करेगी वही उसकी चाल हो जाएगी। कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई कण या कोई पिंड कुछ भी है, 1 सेकेंड में जितनी वो दूरी तय कर रहा है वही उसकी क्या बन जाती है, चाल बन जाती है। तो चाल के यदि मात्रक की बात करें तो चाल का मात्रक क्या होगा, पहले दूरी का मात्रक लिख लें, मीटर होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो चाल का परिभाषा तो हमने पढ़ ली कि 1 सेकेंड में चली गई दूरी चाल हो गई, मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड हो गया, और बीमा इसकी क्या हो गई, बीमा इसकी क्या हो गई, जो दूरी की बीमा लिख दो एल और समय की लिख दो टी। इसको ऊपर लिख के लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, LT माइनस 1। ये हमारी किसकी बीमा आ गई, चाल की बीमा आ गई। तो ये हमने क्या समझ लिया, दूरी समझ ली, विस्थापन समझ लिया, चाल समझ लिया। अगर आपसे हम पूछ दें औसत चाल क्या होता है, क्या औसत चाल क्या होता है, अगर हम कह दें कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति A से B पर गया, कोई व्यक्ति A से B पर गया, यानी ये कितनी डिस्टेंस है, मान लिए x मीटर डिस्टेंस है, और वो A से B वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, और B से पुनः वो A पर आया, वो मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आया, यानी जाने में उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा का समय लिया। ये क्या है, चाल है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, चाल है। यानी A की जो कोई व्यक्ति A है, कोई व्यक्ति A से B तक पहुंचता है, तो A से जब B तक पहुंचता है तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और B से जब A पर आता है तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड दोनों अलग अलग हैं, और हम आपसे कह दें कि इस व्यक्ति की औसत स्पीड कितनी है, इस व्यक्ति की औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल क्या होगा हमारा, औसत चाल का फार्मूला होगा, चाल तो हम पढ़े हैं दूरी बटे समय होता है, और औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत दूरी बटे समय। क्या हो जाएगा, औसत दूरी बटे समय हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम औसत दूरी की बात करें, किसकी बात करें, औसत दूरी की बात करें, तो ये दूरी x तो है जाने में, और जो आएगा तब भी तो x ही तय करके आएगा, तो वो भी हमारी x होगी। तो औसत दूरी की बात करें तो क्या होगी, x प्लस x हो जाएगी। और समय क्या होगा, औसत समय ही, इसको समय बोल दें या औसत समय कह दें, क्योंकि औसत चाल है तो औसत दूरी बटे औसत समय होगा हमारा। औसत समय मतलब जाने में लिया गया समय और आने में लिया गया समय। तो जाने में लिया गया समय क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो अगर समय जाने की बात करें तो जाने दूरी है x और चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति। और आने की बात करें तो आने में दूरी तो x है, लेकिन चाल हमारी कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो कितना होगा x/10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इस व्यक्ति का 2x हो जाएगा अपान x, यहाँ पर कॉमन लिया 1/20 प्लस 1/10, x कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया 220 इंटू 10 बटे ये इधर कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम 20 प्लस 10 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा हमारा कितना 200 इंटू 2 यानी 400/30। तो इसकी औसत स्पीड कितनी आ गई 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई अगर हम इसकी बात करें इस व्यक्ति की। लेकिन अगर इसके फार्मूले की बात करें कि फार्मूला इसका बनेगा क्या, सीधे सीधे अगर हम फार्मूला यहाँ से निकालना चाहें तो फार्मूला अगर ये हमें ना देता 20 और 10 ना देता तो फार्मूला इसका क्या हो जाता
औसत दूरी बटे औसत समय। तो औसत दूरी कितनी है, x प्लस एक्स, और समय कितना है, जाने में लिया गया समय। तो अगर उसको जाने में लिया गया समय t1 हो, क्या t1 हो, t1 तो होगा, और आने वाला समय t2 होगा। अगर इसकी स्पीड अलग अलग होगी, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड मान लीजिए हमने कितना ले लिया, इसकी स्पीड को ले लिया v1, और इसकी चाल कितनी है v2, दोनों की अलग अलग चाल हो गई। जब दोनों की अलग अलग चाल हो गई तो पहले लिया गया समय क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो पहला क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा x अपान v1, क्योंकि दूरी बटे चाल, यही तो हमें समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। चूँकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो x अपान v1 यहाँ क्या हो जाएगा, x अपान v2 हो जाएगा हमारा। इसको हम कैंसिल कर लें, यहाँ हो जाएगा 2x, x कॉमन ले लिया, 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2, x कैंसिल हो गया, ऊपर हमारा पहुँच जाएगा, इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, ये आएगा इसको सॉल्व करने पर, है ना। तो औसत चाल का सीधे सीधे फार्मूला निकल के आ गया 2v1 बटे v1 प्लस v2, जहाँ v1 क्या है, जाने में किसी व्यक्ति या किसी कण या किसी पिंड द्वारा जाने में जो चाल है वो v1 है, और वापस आने में की जो चाल है वो v2 है। तो यही हमारे v1 और v2, ये औसत चाल का हमारा फार्मूला आ गया। ठीक है, तो हमने औसत चाल का क्या कर लिया, फार्मूला समझ लिया। क्या होता है, औसत चाल बराबर 2v1 बटे v1 प्लस v2। तो अब इससे देखो औसत चाल से क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है। औसत चाल का फार्मूला क्या निकल गया, 2v1 बटे v2, 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। v1 क्या बताया था, किसी व्यक्ति द्वारा किसी डिस्टेंस को तय करने की जो चाल है ये v1 है, और उसी डिस्टेंस को वापस आने में जो चाल तय कर रहा है ये हमारा क्या है, इस चाल को हम v2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमारा औसत चाल से क्वेश्चन कैसे बनता है, औसत चाल से हमारा क्वेश्चन बनता है ऐसे, अगर उसने कोई ग्राफ लिख दिया, उसने कहा कि कोई व्यक्ति C से चलकर D पर जाता है, कोई व्यक्ति C से जाता है कहाँ पर, D पर जाता है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है इसकी x है, डिस्टेंस इसकी कितनी x है, और जाने की जो चाल है उस व्यक्ति की, जाने की जो चाल है उसको v1 कह देंगे। मान लिया जाने की चाल उस व्यक्ति के है 20 मीटर प्रति सेकेंड, और वापस आने की जो चाल है उस व्यक्ति को वो हम मान लेते हैं v2 होती, वो मान लिया 30 मीटर प्रति सेकेंड है। तो हम कह दें क्या कि औसत चाल क्या होगी उस व्यक्ति की, क्या पूछ लें, औसत चाल क्या होगी। क्वेश्चन आएगा कोई व्यक्ति है जो बिंदु C से चलकर D पर जाता है, जिसकी एक निश्चित दूरी x है, हमारी क्या है, x है, और जाने में की जो चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकेंड है, वापस आने की जो चाल है हमारी 30 मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसकी औसत चाल बता दो, क्या पूछ लेगा, औसत चाल बता दो। तो औसत चाल का अभी फार्मूला हमने आप लोगों को बताया है, क्या होता है औसत चाल का, 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, यही तो पढ़े हैं, 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। जहाँ v1 क्या है, जाने की चाल, तो 2v1 की जगह 20 और v2 की जगह 30 हो जाएगा, नीचे v1 की जगह 20 और v2 की जगह 30 हो जाएगा हमारा। तो 40 और 30 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, और 30 प्लस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो गया, 5 से जब 120 कैंसिल करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 240 बार, यानी 24 बार। तो ये 24 क्या आ गई हमारी, ये हमारी औसत स्पीड आ गई, यानी औसत चाल आ गई। यहाँ पर डिस्टेंस का कोई रोल है ही नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस का कोई रोल है ही नहीं। डिस्टेंस कुछ भी लिख देता, 100 लिख देता, 500 लिख देता, 2000 लिख देता, 1.2 लिख देता, कुछ भी लिख देता, क्योंकि फार्मूले में नहीं है तो कुछ भी लिख देता उससे हमें, लेकिन क्या दिया होना चाहिए इसका, यानी जाने की चाल दिया होना चाहिए और वापस आने की चाल दिया होना चाहिए। तो हम कहते हैं क्या, औसत चाल हो गई, क्या कहते हैं, औसत चाल हो गई। जैसे अब हम आप लोगों से बात करें कि त्वरण क्या होता है, इसकी त्वरण यानी एक्सीलरेशन, क्या बोलते हैं इसको, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। ये हमारे एक्सीलेटर से बना है। आप लोगों ने जो मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर होता है ना,
वहीं से उसको हिंदी में त्वरण कहते हैं। तो जैसे जैसे आप मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर बढ़ाओगे, मोटरसाइकिल उतनी ही तेज दौड़ेगी, यानी उसका वेग बदलेगा। तो जब वेग हमारा बदल रहा है, तो जब वेग हमारा चेंजमेंट हो रहा है, तो वेग किसके साथ, अगर समय के साथ हमारा वेग बदल रहा है, तो वही हमारा क्या होता है, त्वरण होता है। तो यदि त्वरण की बात करें तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। इसको परिभाषित करेंगे तो वही चीज कि समय को हम 1 सेकेंड मान लेते हैं, 1 सेकेंड में जो वेग परिवर्तित हो जाए वही हमारा त्वरण हो जाता है। तो अगर हम कहते हैं किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में जो भी वेग परिवर्तन होता है वही उस वस्तु का त्वरण बन जाता है, क्या, वही उस वस्तु का त्वरण बन जाता है। अब इसके मात्रक की बात करें तो वेग का जो मात्रक, जो त्वरण का मात्रक कैसे निकालेंगे, पहले वेग का मात्रक और समय का मात्रक निकाल लें, फिर इसका हम अपान कर दें, फिर जो हमारा काट पीट के आए वही हमारा त्वरण का मात्रक हो जाता है। वेग का मात्रक क्या होता है, अभी निकाल के गए थे, मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। और समय है ये उसके नीचे है, तो समय का मात्रक भी सेकेंड होता है। तो क्या हो गया इसका मात्रक, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसका मात्रक आ गया है हमारा, त्वरण का। त्वरण के मात्रक की कोई बात करें तो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की विमा की बात करें तो त्वरण की विमा क्या हो जाएगी, पहले वेग की विमा, अभी वेग की विमा निकाल चुके हैं, क्या होती है, LT-1 होती है। और समय निकाल चुके हैं, समय होता है T, तो ये इसकी विमा क्या हो जाएगी, LT-2। विमा हम ऐसे निकालते हैं, हमने विमा जब टॉपिक पढ़ा रहे थे आप लोगों को बताया भी था कि आपको विमा याद नहीं करनी, आप जैसे जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे वहां पर जिसकी उसकी वो जो भी आएगा ना चीज, जैसे यहाँ पर त्वरण आ गया तो त्वरण का हमने परिभाषित भी कर दिया, त्वरण का फार्मूला भी बता दिया और त्वरण की विमा भी बता दी। तो ये ऐसे हम निकालते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम तुरंत यहीं से कर देंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, त्वरण। तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सबसे पहले सीखी कि दूरी क्या होती है, चाल क्या होती है, औसत चाल क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, औसत वेग क्या होता है और त्वरण क्या होता है। इतनी चीजें हमने सीख ली हैं। अब हमारे काम की सारी चीजें मिल गई हैं। अब हम बात करते हैं कि गति के समीकरण क्या होते हैं। क्या बात करते हैं कि गति के समीकरण क्या होते हैं। तो गति का जो प्रथम समीकरण होता है, गति का जो प्रथम समीकरण होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT। ये आ गया हमारे गति का प्रथम समीकरण। ये क्या आ गया, गति का प्रथम समीकरण। इसको सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं, आप लोगों को सिद्ध करना भी नहीं। अगर इसको प्रूव करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें कैलकुलस वगैरह भी यूज होता है। तो सीधे सीधे आपको समझ लेना कि गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस AT। अगर पूछे कि v क्या है तो आप लोग बता दोगे v क्या है, ये v है हमारा, है तो वेग, लेकिन इस v को हम कहेंगे अंतिम वेग है। कैसा वेग है हमारा, अंतिम वेग। जैसे कोई वस्तु चल रही है, अगर उसने स्टार्ट किया चलना तो वो उसका प्रारंभिक वो एक वेग हो गया। जब वस्तु रुकेगी, कोई वस्तु, तो जब वो रुकेगी तो वहां पर उसका कौन सा वेग होगा, अंतिम वेग होगा। तो जब u की बात करें कि u क्या है हमारा, तो u हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग है। u हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग। और a की बात करें कि a क्या है, तो a है क्या, एक्सीलरेशन, मतलब त्वरण है। इसको हम बोलेंगे त्वरण, रेखी त्वरण। रेखी त्वरण का मतलब जो जमीन पर चलता है, जो जमीन पर कोई वस्तु चल रही है, कोई गाड़ी चल रही है, तो वहां पर जो त्वरण होगा वो कैसा होगा, रेखी त्वरण। उसे हम a से प्रदर्शित। और जो t है ये क्या है, ये है हमारा समय। ये हो गया हमारा गति का प्रथम समीकरण। अब वेग तो हम पढ़ा ही चुके, वेग क्या होता, त्वरण भी हमने बता दिया कि त्वरण क्या होता है, और समय आप तो जानते हैं। तो गति का प्रथम समीकरण आ गया v बराबर u प्लस AT। ये होता है हमारा। गति के 3 समीकरण होते हैं। प्रथम हमने सीख लिया, प्रथम क्या होता है, v बराबर u प्लस AT। अब हम द्वितीय समीकरण की बात करते हैं कि गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है। किसकी बात करें, गति के द्वितीय समीकरण की। गति का द्वितीय समीकरण, इसका फार्मूला होता है हमारा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर।
अब हम कहते हैं जो s है, ये s है क्या, जो s इस इक्वेशन में लिखा है, जो s इस समीकरण में लिखा है, ये s है क्या? तो आप कहोगे s जो है ये है हमारा विस्थापन। s क्या है? विस्थापन है हमारा। अगर u की बात करें तो u तो अभी हम बता चुके हैं पहले वाले में कि ये क्या है? प्रारंभिक वेग है। और t तो आप जानते हो क्या है? समय है। तो t भी लिखना चाहो तो लिख दो, t बराबर क्या? समय। t हो चुका है। अब a की बात करें तो a हमारा क्या हो जाएगा? a हमारा क्या हो जाएगा? त्वरण। अभी बताया था ना, a बराबर क्या होता है? एक्सीलरेशन, इसको हम कहते हैं हिंदी में त्वरण। तो ये हो जाएगा गति का द्वितीय समीकरण। प्रथम होता है v बराबर u प्लस ए टी, द्वितीय है हमारा s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s जहां विस्थापन है, u प्रारंभिक वेग है, t आपका समय है, a बराबर त्वरण है। तो अगर पूछे गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, तो आपको याद कर लेना है कि गति का द्वितीय समीकरण s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। कभी कभी क्वेश्चन इतना कि आपको गति का द्वितीय समीकरण दे देगा, गति का आपको द्वितीय समीकरण लिख के दे देगा और आपसे पूछ लेगा निम्न में, जहां लिखेगा गति का द्वितीय समीकरण s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, इसमें s क्या है, इसमें इस समीकरण में s क्या है? आपको नीचे ऑप्शन होगा दूरी है, वेग है, विस्थापन है या फिर समय है। तो आप लोगों को बता देना क्या है? विस्थापन है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बना देता। अब कहते हैं गति का तृतीय समीकरण क्या होता है? तीन होते हैं समीकरण। प्रथम पढ़ लिया v बराबर u प्लस ए टी, द्वितीय है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब तृतीय समीकरण की बात करें, थर्ड इक्वेशन की तृतीय समीकरण, वो हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये होता है, ये क्या होता है? गति का तृतीय समीकरण होता है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अगर कहे कि v क्या है तो आप कह दो कि v क्या है? अंतिम वेग है। अभी बताया था जो फर्स्ट में लिख रहे थे, तो v क्या था वहां? अंतिम वेग। और u की बात करें तो u क्या है हमारा? u है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग है हमारा। और s a क्या है? a भी हम बता चुके हैं, ये क्या है हमारा? त्वरण है। और s की बात करें तो s क्या है हमारा? s है हमारा विस्थापन। s क्या है? विस्थापन। जो तीनों में होते हैं वही सब में होते हैं। जो s उसमें विस्थापन था तो इसमें भी s विस्थापन होगा, ये उसमें त्वरण था इसमें, तो ये होते हैं। पहला v बराबर u प्लस ए टी होता है, दूसरा s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। लेकिन ये सब होते कहाँ? ये सब जमीन पर होते हैं। जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या ठीक है। तो हमने क्या बताया? गति के समीकरण बता रहे थे। तो गति का प्रथम समीकरण जो बताया ये क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी होता है। द्वितीय समीकरण जो भी बताया वो क्या बताया? s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और जो तृतीय समीकरण बताया वो क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बताया कि v जो है ये हमारा क्या है? अंतिम वेग है। जो u है वो क्या है? प्रारंभिक वेग है। जो a है वो क्या है? त्वरण है। जो s है वो क्या है? हमारा विस्थापन है। अब देखिए कि हमने बता रहे थे कि जब ये सब कहां पे है? रेखीय त्वरण के लिए, यानी जमीन पर चलने के लिए फार्मूले। अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए या किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाए तो क्या गति के समीकरण में क्या चेंजमेंट होता है? गति के समीकरण में क्या चेंजमेंट होता है? देखिए बारी बारी से क्या चेंजमेंट होता है गति। कब? जब हम लिख दें किसी वस्तु को ऊपर से, पहले लिखें जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, जब वस्तु कहाँ? नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी। हमने आपको बताया कि गति का जो प्रथम समीकरण होता है, फर्स्ट इक्वेशन जो होती है हमारी मोशन की, वो क्या होती है? v बराबर u प्लस ए टी होती है। v बराबर u प्लस ए टी होती है।
हमने बताया कि ये कहाँ के लिए है, ये हमारा जमीन के लिए है, रैखिक त्वरण होता है। यहाँ पर क्या होता है, ए जैसे है तो एक इसको बोलते हैं रैखिक त्वरण, तो ये सब जमीन के लिए होता है। जब वस्तु हमारी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, वस्तु है या कण है या पिंड है, कुछ भी है, तो उसके लिए चेंजमेंट इस फार्मूले में क्या होता है, उस फार्मूले में सिर्फ इतना चेंजमेंट होता है, जो v है वो तो v ही रहेगा, जो u है वो तो u ही रहेगा, लेकिन जो a है यानी रेखिक त्वरण होता है तो वहां पर एक काम करता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो जब a जो है वो किस में बदल जाता है, g में हमारा बदल जाता है। अब ये देखना है कि जी हमारा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत है कि नहीं, गुरुत्वीय त्वरण हमारा नीचे की ओर लगता है, कोई वस्तु को छोड़ोगे तो नीचे जाएगी। लेकिन जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही तो गुरुत्वीय त्वरण हमारा विपरीत दिशा में होता है। जब विपरीत दिशा में है तो चिन्ह हमारा नेगेटिव आएगा, तो वहां जी क्या का होगा, माइनस का जी होगा। किसकी जगह, ए की जगह। ए की जगह क्या होता है, माइनस का जी हो जाता है सिर्फ। तो v बराबर u माइनस का जी टी हो जाता है। ये चेंजमेंट हो जाता है। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो गति का जो प्रथम समीकरण आता है वो आता है v बराबर u माइनस जी टी। v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। वहां एक था रेखिक त्वरण, यहाँ g किसका काम करता है, गुरुत्वीय त्वरण का काम करता है। जो t है ये किसका काम करता है, समय का काम करता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, मतलब गति का प्रथम समीकरण। कब, जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही। अब देखिए सेकेंड वाले में क्या चेंजमेंट होता है। सेकेंड इक्वेशन होता है क्या गति का समीकरण, वो होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। अब हमने बताया कि जब वस्तु, ये कहाँ के लिए, जमीन के लिए है, ये हमारा धरातल के लिए है। जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही तब वहां पर क्या चेंजमेंट होता है, जो हमारा s है ये किस में बदल जाता है, जो s है ये किस में बदल जाता है, h में, हाइट में बदल जाता है। s है क्या, विस्थापन बदल किस में गया, ऊंचाई में बदल गया। जो u है, u तो u ही रहेगा, वो तो कुछ नहीं बदलेगा। a इसमें भी बदल जाता है, वो किस में हो जाता है, माइनस जी। ऊपर की ओर जा रही तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा के विपरीत है, तो ये हमारा माइनस का हो जाता है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बन के आता है h बराबर ut माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला आ जाता है गति के द्वितीय समीकरण का। कब, जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही, तब आता है h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ रहे हो ना कैसे आ रहे हैं। सिर्फ जब चिन्ह हमारे बदल जाते हैं तो वो हमारा a का g में हो जाता है और s का h में हो जाता है। अब हम बात करें गति के तृतीय समीकरण में क्या परिवर्तन होता है। तृतीय समीकरण हमने बताया था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, ये होता है ना। हमने बताया जो s है ये h में बदल जाता है। अब जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो जो a है ये माइनस का g हो जाता है, क्योंकि दिशा बदल जाती है गुरुत्वीय त्वरण की। ये चेंजमेंट होता है। v और u में कोई नहीं चेंजमेंट होता है। v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा, a यहाँ पर रखेंगे माइनस जी तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2gh। ये चेंजमेंट हो जाता है गति के तृतीय समीकरण में। तो तृतीय समीकरण क्या आ जाता है हमारा, वो आ जाता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। ये हो जाता है जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। अब अगर बात आपसे कर दें कि जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तब क्या फार्मूला बदल जाएगा हमारा। जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तब क्या चेंजमेंट होता है, क्या होता है गति का प्रथम समीकरण, वो होता है हमारा v बराबर u प्लस ए टी होता है, v बराबर u प्लस ए टी। लेकिन यहाँ a तो g में बदलेगा, क्या g हमारा नेगेटिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि g की जो दिशा है वो गुरुत्वीय त्वरण की ही दिशा है, मतलब नीचे की ओर है। जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और g हमारा नीचे की ओर तो लगते हैं, तो g में कोई चेंजमेंट यानी धनात्मक का ही रहेगा, ये ऋणात्मक का नहीं होगा। यानी a बराबर क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। a बराबर g हो जाएगा तो फार्मूला क्या चेंजमेंट हो जाएगा, होके आ जाएगा, v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड क्या होता है, वो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s जो होता है वो किस में बदल जाता है, h में बदल जाता है, और a जो बदल जाएगा किसमें, g में, प्लस का g में, चूंकि वही दिशा है यानी ऊपर से नीचे को। तो ये क्या बन जाएगा, h बराबर यू टी प्लस 1/2
जी टी स्क्वायर। ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। और तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ए काय में बदल जाएगा, ए हमारा बदल जाएगा जी में, और जो एस है ये काय में बदल जाएगा एच में। तो फार्मूला क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसमें जी माइनस का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण की जो दिशा है वह उस वस्तु या पिंड की भी दिशा यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रही। तो ये हमारे फार्मूले चेंजमेंट होते रहते हैं। बस इसी से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ये चीज आपने अगर सीख ली तो न्यूमेरिकल फिर बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है न्यूमेरिकल पूछता है उसका, तो न्यूमेरिकल तभी हम कर पाएंगे जब उसका हम फार्मूला कर लेंगे, जब उसका हम फार्मूला समझ लेंगे। कभी कभी पूछता है कि जैसे पूछ देता है कि किसी वस्तु द्वारा समय इतना दे दिया, समय दे दिया 10 सेकेंड, चाल दे दिया आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड, और फार्मूला क्या होता है गति का द्वितीय समीकरण, वो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। इसको इसी से बनाता है। ये टी सेकेंड में विस्थापन है, ये टी सेकेंड में कहते हैं 10 सेकेंड में विस्थापन, तो ये वाला फार्मूला लगा दोगे। लेकिन कभी पूछता कि 10वें सेकेंड में विस्थापन, यानी 10 सेकेंड में नहीं 10वें, मतलब जो टाइम दे रहा उसमें वे लगा देता। हिंदी में क्या लगा देता, वे। जैसे 10वें लगा दे, जैसे हम कहते हैं टीवें, ये तो टी सेकेंड में है। ये इसको हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, टी सेकेंड में तय किया गया विस्थापन है, टी सेकेंड में तय किया गया विस्थापन है। अगर हम कहते हैं टीवें सेकेंड में, ये तो टी सेकेंड में, अगर हम बात करते हैं टीवें सेकेंड में तय किया गया विस्थापन, तो उसके लिए देखो क्या फार्मूला निकल के आता है, तय किया गया विस्थापन। अंतर क्या है, सिर्फ वे लग गया, टी के आगे क्या लग गया, वे। ये टी सेकेंड में था, इसमें लग गया टीवें सेकेंड में, तो क्या हो जाता है, वो सिर्फ कुछ नहीं, वो सिर्फ फार्मूला आ जाता है टीवें की जगह क्या लिख देते हैं, एस। जैसे एस टी की बात करें तो एस टीवें की बात करें तो यहाँ से एस टी में क्या निकल के आता है, जो एस टी है मतलब टी सेकेंड में एक होता है एस टी माइनस 1 सेकेंड। इसको जब इससे घटा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या, एस टी में सेकेंड में। देखो फार्मूला निकल के आता, कहता है एस टी का मान कितना है, ये है एस टी का मान यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और टी की जगह हम टी माइनस 1 रख देंगे इसी फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा, यू टी की जगह क्या लिख देंगे, टी माइनस 1 लिख देंगे, और प्लस 1/2 टी की जगह क्या लिख देंगे, टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे। क्या आएगा हमारा फार्मूला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करेंगे ये हो जाएगा यू टी माइनस का यू और प्लस का 1/2 ए, और टी माइनस इसका जब इस प्रसार खोलेंगे हो जाएगा टी स्क्वायर, ए माइनस बी से कर रहे हैं, टी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, माइनस 2ab, तो 2t हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम ओपन करें तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको और खोलने ये हो जाएगा यू टी माइनस का यू प्लस का 1/2, अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 ए टी स्क्वायर हो गया, प्लस 1/2 ए हो गया, और यहाँ हो गया 1/2 a इंटू 2 इंटू टी। तो ये हमारा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम इसमें निकालेंगे टीवें सेकेंड में तो क्या निकल के आएगा, इधर ये वाला हम इधर लिख रहे हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस यू टी हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्या, प्लस का u हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, आगे हमारा हो जाएगा माइनस का 1/2 ए टी स्क्वायर हो जाएगा, और इसके आगे क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2 ए हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 80, क्या हो जाएगा, प्लस का 80। अब देखो जो कैंसिल है उसको हम काट देते हैं, यूटी से एक यूटी कट गया, 1/2 ए टी स्क्वायर से 1/2 ए टी स्क्वायर कट गया, क्या हमारा बचा, यहाँ बचा u और माइनस का 1/2 ए प्लस 80, ये है हमारा बचा। इसको हम और अच्छे से लिख दें, ये हो जाएगा u माइनस अगर इससे कॉमन ले लें माइनस ए कॉमन ले लें, माइनस एक कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, यहाँ पर बचा 1/2 और यहाँ कितना बचा माइनस का t,
ये हमारा फार्मूला निकल के आता है। तो अगर टीवें सेकेंड में पूछे तो सीधे सीधे हमारा फार्मूला इतना निकल के आता है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गए हमारे, यहाँ तक कि हमने फार्मूला पढ़ी। अब देखो न्यूमेरिकल इसमें कैसे बनाता है हमारा। अगर हम आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछ लें और कह दें किसी पिंड को 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, किसी पिंड को 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, आप ये बता दो कि पिंड पृथ्वी तक आने में कितना समय लेगा। क्या क्वेश्चन बनता है, किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो 80 मीटर प्रति सेकंड क्या है, ये हमारा क्या है, वेग है। 80 मीटर प्रति सेकंड ये क्या है, वेग है। और आपसे ये पूछ दें कि पृथ्वी तक आने में उसे कितना समय लगता है, टाइम पूछ दें। क्या पूछ दें, टाइम पूछ दें। तो पहले तो ये बताओ कि इसमें फार्मूला लगेगा क्या, फार्मूला इसमें कौन सा लगेगा, फार्मूला इसमें हमारा लगेगा गति के समीकरण वाला, लेकिन प्रथम समीकरण लगेगा। हमने बताया कि जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही तो फार्मूला क्या हो जाता है, हमारा फार्मूला हो जाता है v बराबर u माइनस जी टी हो जाता है। फार्मूला होता क्या, v बराबर u प्लस ए टी होता है। एक इसमें बदल गया हमारा g में, एक इसमें बदल गया g में, और g का होगा माइनस का, चूंकि वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। अब चूंकि अंतिम वेग इसका 80 मीटर प्रति सेकंड से गया, तो जहां पर गया होगा तो वहां पर तो उसका वेग शून्य होगा, क्योंकि अंतिम वेग तो हमारा शून्य हो जाएगा। तो v का मान क्या होगा, इसमें v का मान होगा हमारा 0। और जो 80 मीटर है ये किसका काम करेगा, ये हमारे u का काम करेगा। तो u बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, 80 मीटर प्रति सेकंड। तो u की जगह 80 और v की जगह हम 0 रख देंगे, तो v बराबर 0 हो जाएगा। u बराबर कितना हो गया, 80 हो गया, और माइनस g कितना होता है, g का मान गुरुत्वीय त्वरण है, ये हम 10 ले लेते हैं। कितना, हाँ, लेकिन हमें सुविधा के लिए कितना ले लेंगे, 10 भी चलता है। तो यहाँ पर हमने के लिए कितना ले लिया, 10 × t। अब इसको हम सॉल्व कर दें, माइनस का 80 हो गया, माइनस का 10t हो गया। तो t बराबर कितना आ गया हमारा, 8 सेकेंड। t बराबर कितना आ गया, 8 सेकेंड। ये 8 सेकेंड कहाँ तक आया, जब वही कोई वस्तु है या पिंड है नीचे से ऊपर तक गई। हमने क्या पूछा था, किसी वस्तु को 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो पृथ्वी तक वापस आने में कितना समय लेगी। तो ये समय कहाँ तक निकल गया है, वहां तक, यानी ऊपर तक जहां तक वस्तु गई। तो 8 सेकेंड ऊपर तक आया, तो पुनः फिर 8 सेकेंड लेगा पृथ्वी तक आने में। तो कुल समय अगर की बात करें तो कुल समय हमारा कितना हो जाएगा, 16 सेकेंड हो जाएगा। कुल समय हमारा कितना निकल के आ गया, 16 सेकेंड। ऐसा हमारा क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल पूछता है गति के समीकरणों से। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आप लोगों को बता दिए कि समीकरण क्या होते हैं। समीकरण, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाए तो कौन सा समीकरण निकलेगा, कौन सा समीकरण बनेगा। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी तब क्या बनेगा, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी तब क्या समीकरण बनेगा। इसका न्यूमेरिकल कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये पूरा आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। और जो भी चीज़ इसमें आपको ना समझ में आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखें। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर समझ में आई होंगी। और आप लोगों का जो बैच मैंने स्टार्ट हो ही गया है, आप लोग आइए और अब विधिवत अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक बच्चे, नमस्कार।